नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरा दौर हैं, एक पूरी पहचान है। और उन्हीं में से एक हैं महादेवी वर्मा। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थीं, नहीं, वो अपने समय की, अपने युग की महिलाओं की एक बुलंद आवाज थीं। और ये बात जो स्क्रीन पर दिख रही है, उनके पूरे काम का सार है। समझिए, निचोड़ है। मतलब उन्होंने सिर्फ सुंदर शब्द नहीं लिखे, उन्होंने अपनी कलम से उन लाखों करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को, उनके संघर्षों को एक आवाज दी, एक मंच दिया, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती थीं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि वो एक साहित्यिक महाशक्ति कैसे बनी। फिर देखेंगे उनके शुरुआती जीवन को और छायावाद युग में उनके योगदान को। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि उनकी प्रतिभा सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं थी। और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की, जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, महादेवी वर्मा को आखिर हिंदी साहित्य की महाशक्ति कहा ही क्यों जाता है? भाई, ऐसा क्या था उनकी लेखनी में, उनकी रचनाओं में, जो आज भी, इतने सालों बाद भी सीधे दिलों को छू जाता है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, वो छायावाद आंदोलन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं थी, वो तो उसके 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और जरा सोचिए इस बात पर, साहित्य अकादमी फेलोशिप, जो भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक है, उसे पाने वाली वो पहली महिला थीं। पहली महिला। ये अपने आप में बताता है कि उनका कद कितना बड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी साहित्यिक हस्ती बनने का ये सफर शुरू कहां से हुआ? किसी भी महान कलाकार की तरह उनकी असाधारण संवेदनशीलता और रचनात्मकता की जड़ें भी उनके बचपन और शुरुआती जीवन में ही छिपी हैं। उनका जीवन लगभग 80 साल का रहा, और ये कुछ बड़े मील के पत्थर हैं। देखिए, 1907 में फर्रुखाबाद में जन्म हुआ। 1929 तक आते आते उनका पहला काव्य संग्रह यामा प्रकाशित हो चुका था। और फिर 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1982 में पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान। और अंत में 1987 में उनका निधन हुआ। यह बस एक झलक है उनकी पूरी यात्रा की। उनका जो पालन पोषण हुआ वो एक बहुत ही पढ़े लिखे, संस्कारी परिवार में हुआ था। और कहते हैं कि बचपन से ही, मतलब बहुत छोटी उम्र से ही, उनमें दूसरों के दर्द को समझने की, उनकी भावनाओं को महसूस करने की एक गजब की क्षमता थी। प्रकृति से भी उनका एक गहरा नाता था। और यही सब चीजें बाद में जाकर उनकी लेखनी का, उनकी कविताओं का आधार बनी। फिर उनकी पढ़ाई हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो आधुनिक हिंदी साहित्य का और खासकर छायावाद आंदोलन का, समझिए, एक तरह से केंद्र थी। तो बस इसी माहौल ने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को तराशा, उसे एक नई दिशा दी। और इसी इलाहाबाद में उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई जिसके लिए आज हम सब उन्हें जानते हैं। छायावाद युग की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख कवयित्रियों में से एक। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये छायावाद आखिर है क्या चीज़। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हिंदी कविता का वो दौर था, वो मूवमेंट था, जिसमें रोमांस, गहरी भावनाएं, आध्यात्मिकता और प्रकृति के लिए एक अद्भुत प्रेम, इन सबको बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया गया। और महादेवी वर्मा इसकी सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक थीं। अब जरा उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं पर नजर डालते हैं। यामा, नीरजा, मधुरिमा, स्मृतियां, ये सब कालजयी रचनाएं हैं। यामा ने तो उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। और नीरजा जैसी रचनाओं में उनकी जो वेदना और गहराई दिखती है, उसी ने साहित्य में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। और उनकी कविताओं की खास बात ये थी कि उनमें सिर्फ प्रेम और प्रकृति की सुंदरता ही नहीं थी, नहीं, उनमें जीवन का दर्द था, अकेलापन था, और सबसे जरूरी बात, महिलाओं की अंदरूनी दुनिया, उनके संघर्ष, उनकी मानसिक परेशानियां, ये सब साफ साफ दिखाई देता था। उन्होंने भावनाओं की उन गहराइयों को छुआ जिनके बारे में उस समय बात करना भी एक नई चीज थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेवी वर्मा की दुनिया सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो एक जबरदस्त, मल्टीफैसेटेड टैलेंट थी। और पता है, जब उनकी कलम कविता छोड़कर गद्य यानी प्रोज लिखती थी, तो उसका एक बिल्कुल ही अलग रूप सामने आता था। ये देखिए, उनकी लेखनी की दोहरी ताकत। एक तरफ उनकी कविताएं जो भावनाओं से लबालब हैं, आध्यात्मिक हैं, प्रकृति की सुंदरता से भरी हैं। और दूसरी तरफ उनकी आलोचना या एसेज,
जो बिल्कुल साफ, तर्क से भरे हुए और एकदम लॉजिकल होते थे। मतलब एक ही इंसान के अंदर ये दो अलग-अलग लिखने के अंदाज, ये उनकी जबरदस्त बौद्धिक क्षमता को दिखाता। तो अब शायद आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थीं, वो एक शानदार निबंधकार थीं, एक पैनी नज़र वाली लिटरेरी क्रिटिक थीं। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए भी कमाल का साहित्य लिखा, और इन सब के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक इंस्पिराइटिंग टीचर भी थीं। मतलब साहित्य का शायद ही कोई कोना हो जहां उनका योगदान ना हो। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं उस इंसान की जो इन सारी रचनाओं के पीछे थी, उनकी पर्सनल लाइफ की। देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को, अपनी मुश्किलों को अपनी कला की सबसे बड़ी ताकत बना दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी अमर है। उनका निजी जीवन बहुत सारी मुश्किलों और संघर्षों से भरा था, लेकिन ये मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं पाईं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। इन्हीं मुश्किलों ने उनकी संवेदनशीलता को और गहरा कर दिया, और यही दर्द, यही अकेलापन उनकी कला का, उनकी लेखनी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। और साहित्य में उनके इस बेमिसाल योगदान को देश ने भी पहचाना। उन्हें भारत के कई सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। ये कुछ बड़े सम्मान हैं जो उन्हें मिले। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर 1979 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, और 1982 में पद्म भूषण। ये अवार्ड सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि देश ने उनके काम को कितना सराहा और सम्मान दिया। और उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है, उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। आज भी उनकी रचनाएं, उनके विचार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि कला आखिर कैसे दर्द और परेशानियों को इतनी खूबसूरती और प्रेरणा में बदल सकती है। महादेवी वर्मा का पूरा जीवन और उनकी पूरी लेखनी इसी एक सवाल का जीता जागता खूबसूरत जवाब है। उन्होंने हमें दिखाया कि इंसान अपने सबसे गहरे दर्द को भी कला के जरिए एक ताकत बना सकता है, और ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।